सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की सिग्निफिकेंस जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि म्यूटेशन जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट के लिहाज से हम आज तक 3 तरह की म्यूटेशंस रिपोर्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले वो होती हैं जिनका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके अलावा पॉजिटिव इफेक्ट भी रिपोर्ट किया गया और कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी देखी गई हैं जिनका न्यूट्रल इफेक्ट होता है, मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं होता म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर। न्यूट्रल म्यूटेशंस कौन सी होती हैं? हैविंग नो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक इफेक्ट ऑन दैट ऑर्गेनिज्म। तो इसके अलावा जो नेगेटिव म्यूटेशंस वो होती हैं जो उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ जो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मेलिटीज काज करती हैं। इसके अलावा कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, तो इनके बेनिफिशियल होने की वजह से उनके मुख्तलिफ इंपॉर्टेंस हैं और सिग्निफिकेंस हैं। अब हम डिटेल से देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रल म्यूटेशन को। न्यूट्रल म्यूटेशन वो म्यूटेशन है हैविंग नीदर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स, जिनका किसी भी तरह का नेगेटिव या पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मोस्टली साइलेंट या सेम सेंस पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। सेम सेंस या साइलेंस म्यूटेशन हम उन म्यूटेशंस को कहते हैं जो कि काज होने के बावजूद किसी भी किस्म के अमाइनो एसिड्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं अकर होती, जिनकी वजह से। तो मतलब क्या हुआ कि दे आर न्यूट्रल बिकॉज दे डू नॉट चेंज द अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन दे इनकोड। मतलब कि म्यूटेशन होने के बाद जो प्रोटीन बनती हैं वो और म्यूटेशन होने से पहले जो नॉर्मली अमाइनो एसिड्स बन रहे थे वहां पे वो सेम होते हैं। तो इस तरह जो है टोटली जो ओवरऑल म्यूटेशन है वो न्यूट्रल इफेक्ट उसका पड़ता है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर। फ्यू सच म्यूटेशन अपीयर फिनोटिपिकली। ऐसी कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो फिनोटिपिकली अपीयर तो हो जाती हैं लेकिन काजिंग नो डैमेजिंग इफेक्ट, उनका कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या है? अटैच्ड ईयरलोब। ये एक म्यूटेशन है जो कि फिनोटिपिकली या उस म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के अंदर फिनोटिपिकली अपीयर होती है लेकिन स्टिल उसका कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता, उसका उस ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे ही वो म्यूटेशन काज होती है तो बॉडी के अंदर मौजूद जो रिपेयर सिस्टम है वो उसको रिपेयर कर लेता है। तो वो म्यूटेशन इससे पहले कि उस जो नए बनने वाले म्यूटेंट कोड्स हैं वो आगे जाके कोई प्रोटीन सिंथेसिस करें, उससे पहले पहले वो जो बॉडी के अंदर रिपेयर सिस्टम होता है वो उसको रिपेयर कर लेता है और म्यूटेशन किसी भी तरह की प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुंचने से पहले ही फिक्स कर ली जाती है। तो इस मकसद के लिए इस मकसद के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिपेयर सिस्टम्स मौजूद होते हैं, रिपेयर मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं जो कि म्यूटेशंस को फिक्स करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेनिफिशियल म्यूटेशंस कि वो कौन सी म्यूटेशंस होती हैं जिनका उस म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब ये बेनिफिशियल अगर हैं तो इनके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट अगर ये काज करती हैं तो वो पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है सर्वाइवल। कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। उनके अंदर वो ऐसी एडाप्टेशंस लेके आती हैं कि वो एनवायरमेंटल हार्शनेस को या डिफरेंट कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनके मुताबिक खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। म्यूटेशंस हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया कि अगर बैक्टीरिया को आप कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो इनिशियली वो उसके लिए इफेक्टिव होती है लेकिन बाय नेचर उस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि वो टाइम गुजरने के साथ साथ वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है उसके अंदर। तो वो जब रेजिस्टेंस शो करता है बैक्टीरिया तो अब दोबारा से अगर आप उसको वही एंटीबायोटिक देंगे तो वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है और इसको आपने एक एंटीबायोटिक ए से ट्रीट किया तो फॉर द फर्स्ट टाइम शुरू में जब ये बैक्टीरिया नॉर्मल अपनी स्टेज कंडीशंस में था तो ये एंटीबायोटिक ए देने की वजह से इस बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसा गुजरने के बाद इस कम्युनिटी में या इस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर जब म्यूटेशन आ जाएगी, बाय नेचुरल एक ऐसा सिस्टम होता है, तो उस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि अब जो न्यू इसके साथ वाले दूसरे बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर ऐसी म्यूटेशन हो चुकी है कि ये
अब ए जो एंटीबायोटिक है ये इनके अगेंस्ट काम नहीं करती। अब ये बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, और यहाँ पे अगर आप इन बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आपको ए के बजाय उसकी नेक्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। एक दूसरी म्यूटेशन है जिस जो कि है सिकल सेल एनीमिया। ये एक डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर। लेकिन ये दूसरी तरफ, एक तरफ तो जब ये ब्लड डिसऑर्डर काज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो दूसरी तरफ इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस इंड्यूस करता है फॉर मलेरिया और इम्यूनिटी देता है टू HIV वगैरह। कि ऐसी म्यूटेशन जब भी काज होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर तो उनके रेड ब्लड सेल सिकल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म या उन ह्यूमन बीइंग के अंदर मलेरिया या HIV होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट रोल इन सर्वाइवल। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड रोल जो कि है डाइवर्सिटी में। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होना, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो मुख्तलिफ म्यूटेशंस क्या करती हैं, कंसिस्टेंटली जनरेट जेनेटिक वेरिएशंस। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किसी भी बेस पे डिफरेंट होता है फिनोटिपिकली या जीनोटिपिकली, तो इसकी बेसिक रीजन यही म्यूटेशंस होती हैं। इसकी एक कॉमन या एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ह्यूमन आई कलर। तो साइंटिस्ट के मुताबिक जो ह्यूमन आई है इसका बेसिकली कलर सब पूरे के पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के में जितने भी लोग हैं उनकी आई कलर बेसिकली ब्राउन कलर ही था। लेकिन मुख्तलिफ म्यूटेशंस और मुख्तलिफ एनवायरमेंटल कंडीशंस की एडाप्टेशंस की वजह से वहाँ पे जो है अब हमें वेराइटी ऑफ आई कलर्स नज़र आते हैं, जैसे ग्रीन है या ब्लू और दूसरे मुख्तलिफ कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आई कलर क्या है, ब्राउन। तो ये डाइवर्सिटी किस वजह से आई, ये उनके अंदर म्यूटेशन की वजह से आई। तो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एवोल्यूशन में और फिर जेनेटिक ब्रीडिंग में। इन दोनों को हम डिटेल से देखेंगे आगे वन बाय वन। तो सबसे पहले म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन, कि म्यूटेशन का एवोल्यूशन के अंदर क्या रोल है। तो म्यूटेशन ही वो इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है एवोल्यूशन में, क्योंकि ये इसकी वजह से क्या होता है कि DNA सीक्वेंस के अंदर पर्टिकुलर जीन के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं और एक नया एलील बन जाता है। वो एलील जो पहले से अगर मौजूद नहीं है वो वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। किस वजह से, म्यूटेशन की वजह से। जब भी म्यूटेशन DNA सीक्वेंस के अंदर किसी खास जीन के अंदर चेंजेस लेके आती है तो उसके एलील्स में कुछ ना कुछ चेंजेस जब आ जाती हैं तो इस तरीके से यहाँ से एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। म्यूटेशन काज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी में भी ये चेंजेस आ सकती हैं, और अगर ये फ्रीक्वेंसीज फॉर लॉन्ग पीरियड चलती रहेंगी तो वो आगे जाके ट्रांसफर होंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इसी तरीके से एवोल्यूशन अकर होती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तमाम की तमाम जो म्यूटेशंस होती हैं वो एवोल्यूशन काज नहीं करती। सिर्फ कौन सी म्यूटेशंस, जो कि हेरिडिटरी म्यूटेशंस हो, मतलब कि जो ट्रांसफरेबल होती हैं या इनहेरिटेड म्यूटेशंस होती हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर होती हैं, वो म्यूटेशंस ही रोल प्ले करती हैं एवोल्यूशन में। Some differences introduced by mutations may help an organism survive in one setting but not in another. अब ऐसा होता है कि जब भी म्यूटेशंस काज होती हैं तो सपोज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर म्यूटेशन हुई बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या किसी भी वजह से। अब उन म्यूटेशंस ने उसको हेल्प किया कि वो उस एनवायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सकें, लेकिन हो सकता है कि उसकी ये एक ऐसी म्यूटेशन जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल थी, हो सकता है वो दूसरे के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी क्या है, रेजिस्टेंस टू अ सर्टेन बैक्टीरिया। अब सपोज जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया के लिए। अब ये हमारी एक तरह की म्यूटेशन हो गई, लेकिन अब ये म्यूटेशन हमारे लिए तो एडवांटेजेस है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए उसका डीमेरिट्स हैं, उसके लिए हार्मफुल है। तो ऐसी म्यूटेशंस जो हैं हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकती हैं और दूसरे के लिए बेनिफिशियल। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप इसकी कह सकते हैं या बेनिफिशियल एस्पेक्ट इसका क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है कि जब भी हम क्रॉप्स के अंदर डिजायर्ड म्यूटेशन लेके आते हैं डेलिबरेटली, इरादे से जब ह्यूमन बीइंग डिजायर्ड म्यूटेशंस किसी भी क्रॉप के अंदर लेके आते हैं तो ऐसी टेक्निक को कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये मोस्टली कौन सी होती हैं, ये इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होती हैं।
तो थोड़ी सी रिवीजन हो जाए कि इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कौन सी हैं। वो म्यूटेशन जो ह्यूमन बीइंग डेलिबरेटली करते हैं, पर्पसफुली करते हैं। अब इनको क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन क्रॉप्स और वेटरनरीशंस ऐसी होती हैं जो हम काज करते हैं, खुद डेलिबरेटली उनको इंड्यूस किया जाता है। किस मकसद के लिए? कि हमारी जो क्रॉप्स हैं या मुख्तलिफ वेटरनरी एनिमल जिनको हम मिल्क और मीट की प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, उनकी प्रोडक्शन वगैरह और उनके अंदर मुख्तलिफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स को लाने के लिए हम म्यूटेशन जब खुद करते हैं तो ऐसी टेक्निक को कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। These characters should be disease resistance and quantitative characters। मतलब क्या है कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं जो हम क्रॉप्स या वेटरनरी के अंदर लेके आते हैं और उनके अंदर म्यूटेशन के थ्रू जब उनको इंड्यूस करते हैं तो मोस्टली उनमें से क्या होती है? डिजीज रेजिस्टेंस और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स लाइक यील्डिंग एबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम सपोज ऐसी क्रॉप चाहते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस हो, जिसके अंदर मतलब कि वो किसी भी तरह की डिजीजेस को रेजिस्ट करे। तो इस मकसद के लिए हमें अब उसके अंदर म्यूटेशन काज करनी होगी। तो डिजीज रेजिस्टेंस हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर हुआ, और जब हम चाहते हैं कि ये किसी भी क्रॉप के अंदर आ जाए तो हम उसको जब इंड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसके अलावा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे कि यील्डिंग एबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप है या जो हमारे एनिमल हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, अब क्रॉप की प्रोडक्शन क्या होगी? उसके जो ग्रेन्स वगैरह हैं, और एनिमल्स की प्रोडक्शन क्या होगी? उसके मीट और मिल्क की जितनी भी क्वांटिटी है। तो अगर हम इन चीज़ों को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें म्यूटेशन उसके अंदर लानी होगी। तो ऐसी टेक्निक को कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग की कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे एनलिस्ट की गई हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे कि पहले भी बात हुई, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, मुख्तलिफ तरह की क्रॉप्स की इम्प्रूव्ड वेराइटीज प्रोड्यूस करना। क्रॉप्स के अंदर इम्प्रूवमेंट कौन कौन सी हो सकती है? या तो डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या फिर उसकी प्रोडक्शन को एनहेंस करना। सेकेंड एप्लीकेशन इसकी है क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब कि वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना। तो वेराइटी हम क्यों प्रोड्यूस करना चाहते हैं? फॉर डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड एडिफिक कंडीशंस। एडिफिक कंडीशंस किसको कहते हैं? जो कि सॉइल रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं। तो हम जब मुख्तलिफ एरियाज़ की मुख्तलिफ क्लाइमेट होती है और उसके हिसाब से उनके एडिफिक फैक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन के लिए उनके साथ जो है एडॉप्टेड क्रॉप्स चाहिए होती हैं। तो उनके जीन्स के अंदर हमें फिर उस एडिफिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक चेंजेस लानी पड़ती हैं। तो इस मकसद के लिए भी फिर टेक्निक वही यूज़ होती है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन की जाती है उसके अंदर और उनकी जेनेटिक मेकअप में चेंजेस लाई जाती हैं। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन एडाप्टेशन के मुख्तलिफ क्रॉप्स के अंदर हार्श कंडीशंस को, एनवायरमेंटल हार्श कंडीशंस को डील करने के लिए या उनको उनके अंदर सरवाइव करने के लिए हम चेंजेस लेके आते हैं। उनके जेनेटिक मेकअप में म्यूटेशन कैरी की जाती हैं, जिसके बाद वो फिर उन हार्श कंडीशंस, अब ये हार्श कंडीशंस कौन सी हैं? ये सैलिनिटी भी हो सकती है, ड्राउट भी हो सकती है, कुछ कुछ पेस्ट्स भी हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के जो फैक्टर्स होते हैं उनको ये हार्श कंडीशंस के अंडर जब हम रखते हैं, कौन से? बायोटिक फैक्टर्स में कौन से आ जाएंगे? पेस्ट्स वगैरह, ये जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करना। और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे? कि सैलिनिटी हो या ड्राउट वगैरह हो। तो कुछ भी ऐसे फैक्टर्स जब होते हैं तो उनके अगेंस्ट किसी भी क्रॉप के अंदर इम्यूनिटी या टॉलरेंस लेके आने के लिए भी उसके अंदर म्यूटेशन काज की जाती है। तो ये हमने देखा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस किसकी? म्यूटेशन ब्रीडिंग की। सबसे पहली क्या है कि उनकी वेराइटीज़ को इम्प्रूव करना। और इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकती है? या तो उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस लाई जाए और फिर हाई प्रोडक्शन उसके अंदर हो। दूसरा क्या है कि मुख्तलिफ एडिफिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए उनकी क्रॉप्स के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाई जाए। एग्जाम्पल जैसे बार्ले और वीट वगैरह हैं। इसके बाद उनकी एडॉप्टेशन को एनहेंस किया जाए, मतलब कि जो हार्श कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस के अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको वो टॉलरेट कर सकें। उनकी वजह से अगर उनके ऊपर क्रॉप्स के ऊपर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उसको डील कर सकें। इस मकसद के लिए भी उनमें म्यूटेशन इंड्यूस की जाती है।
अब यहाँ तक तो हमने देखा कि इसके बड़े एडवांटेजेस हैं, किसके, म्यूटेशन ब्रीडिंग के, और बड़ी ये मेरिट्स हमने इसके स्टडी किए। लेकिन अब कुछ डीमेरिट्स भी ऐसे हैं जो कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के साथ हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है कि डिजायरेबल म्यूटेशंस आर ऑफन accompanied बाय अनडिजायर्ड म्यूटेशंस। कि हमारा मकसद तो क्या होता है, डिजायर्ड म्यूटेशन जो हम वहां पे लाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर जो है डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी वहां पे आ जाते हैं जब हम कोई भी म्यूटेशन इंड्यूस्ड करते हैं। तो एक तरह से तो हम सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर्स को ही वहां पे लाना चाहते हैं, लेकिन डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ कुछ रिलेटेड या एकम्पनीड अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स जो वहां पे हमारा मकसद नहीं होता, वो भी उस क्रॉप के अंदर या उस म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वो इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं रहती। सेकंड क्या है, ऑफन प्रोड्यूस प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स। अब ज्यादातर ये होता है, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है कि जब एक जीन जो है मुख्तलिफ एक से ज्यादा इफेक्ट्स को या एक से ज्यादा फैक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो सपोज हमने तो ऐसा जीन डाला जो कि उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाला जीन हमने डाला, लेकिन वो एक प्लियोट्रॉपिक जीन था, और दूसरी तरफ उसके साथ उसकी जो एक और कैरेक्टर है, सपोज वो उस प्लांट की हाइट को भी इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन के साथ साथ उस प्लांट की हाइट को भी इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोडक्शन तो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर था, ये तो हम चाहते थे, लेकिन हाइट इंक्रीज करने से क्या हुआ कि उस प्लांट की अब रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो गई हैं, वो ज्यादा वाटर चाहता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो ये एक अनडिजायर्ड कैरेक्टर हुआ। तो हमारे इस इधर क्या हुआ कि हमारे एक डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ एक अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आ गया। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट की भी आप इसको एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, हाइट और प्रोडक्शन, ये सिंगल जीन के अंडर कंट्रोल हैं, ठीक है, ये कोई एक जीन ही इन दोनों कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मतलब कि ये प्लियोट्रॉपिक जीन है। तो जब आप ये वाला जीन इंसर्ट करोगे, आप तो जो है प्रोडक्शन के लिए उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ साथ क्या करता है, उसकी हाइट को भी चूंकि कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे वो अब हाइट का भी आ गया है। तो इस तरह से एक प्लियोट्रॉपिक जीन जो है वो इंसर्ट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं, बल्कि उसके साथ कोई दूसरा कैरेक्टर भी उसी प्लांट का या उसी क्रॉप का डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि द मोस्ट ऑफ देम आर रिसेसिव। ज्यादातर जो हमारे म्यूटेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। अब रिसेसिव कैरेक्टर का डिसएडवांटेज या डीमेरिट क्या है कि हम बेशक वो कैरेक्टर उसके अंदर ट्रांसफर कर भी दें, उसके अंदर इंड्यूस कर भी दें, तो उसका जो काउंटर पार्ट डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, अपीयर वही होता है, ठीक है। आपको पता है ना, एलील दो तरह के होते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट। तो अगर एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी क्रॉप के अंदर मौजूद नहीं है और हम उसको उसके अंदर डालना चाहते हैं, तो बाय नेचर वो रिसेसिव है, तभी उस क्रॉप के अंदर वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर हम उसको जो है बाय फोर्स या इंड्यूस करके उसके अंदर डालेंगे, तो फिर भी उसकी जो रिसेसिव नेचर है वो चेंज नहीं होगी, वो बाय नेचर रिसेसिव ही रहेगा। तो इसके साथ साथ फिर क्या होगा कि उधर अगर वो उसका डोमिनेंट एलील मौजूद है, तो वो फिर अपीयर वही डोमिनेंट एलील होगा। बेशक उसके जेनेटिक मेकअप में आप जो है रिसेसिव और डिजायर्ड एलील डाल दो, लेकिन अपीयर फिर वहां पे डोमिनेंट एलील ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इसके डीमेरिट्स में आती है। इसके अलावा लास्ट क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग हैज लिमिटेड स्कोप फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स। तो ये वही बात की गई है कि पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो प्लियोट्रॉपिक कौन से होते हैं, सिंगल जीन मैनी कैरेक्टर्स, और पॉलीजेनिक कौन से होते हैं, सिंगल कैरेक्टर मैनी जीन्स, ठीक है। देखें, जो प्लियोट्रॉपिक है, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट जीन का मतलब क्या है, ऐसा जीन जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जबकि पॉलीजीनिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो एक से ज्यादा जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो अगर आप एक कैरेक्टर किसी क्रॉप के अंदर इंड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अगर वो पॉलीजीनिक कैरेक्टर है, तो फिर आपको एक जीन नहीं बल्कि बहुत सारे जीन्स जितने भी उसको कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होंगे, सारे के सारे वहां पे इंड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसका स्कोप या इसका सक्सेसफुल होने का रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। ये हमने देखी बेनिफिशियल म्यूटेशन जितनी भी थी और उसका जो रोल था।
अब हम देखते हैं हार्मफुल म्यूटेशंस। तो हार्मफुल म्यूटेशंस कौन सी होती हैं कि जो ऐसी प्रोटीन्स बना देती हैं रिजल्टिंग इन अ प्रोटीन दैट डज नॉट फंक्शन नॉर्मली, जो नॉर्मल फंक्शन नहीं करती, या अगर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन नहीं करती या फिर सिरे से कोई फंक्शन ही नहीं करती, बिल्कुल ही वो किसी तरह का भी कोई फायदा नहीं होता उनसे, तो इस तरह से ये हार्मफुल होती हैं। तो ऐसी म्यूटेशंस जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करें जो ना तो नॉर्मल फंक्शन प्ले करें, या अगर कोई फंक्शन सिरे से हो ही ना, तो ऐसी म्यूटेशंस को हम हार्मफुल म्यूटेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। मोस्टली ये क्या होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स काज करती हैं या कैंसर काज करती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, अ डिजीज काज्ड बाय अ म्यूटेशन इन वन और फ्यू जीन्स, कि अगर एक या एक से ज्यादा कुछ भी जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से जब कोई डिजीज होती है तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इसकी एक बड़ी फेमस और कॉमन एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक म्यूटेशन की वजह से काज होती है ये डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि बॉडी के जो जीन्स होते हैं वो इस तरह के फंक्शन प्ले करने लगते हैं, या उनकी प्रोटीन्स ऐसी बनती हैं कि वो बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस थिक स्टिकी म्यूकस दैट क्लॉग्स द लंग्स एंड ब्लॉक्स डक्ट्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। कि म्यूकस जो नॉर्मल जितनी क्वांटिटी में बनता है उसके बजाय वो बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, और उसकी नेचर भी ऐसी होती है कि वो थिक और स्टिकी होता है। अब ये थिक और अमाउंट में भी ज्यादा जब म्यूकस बनता है तो ये लंग्स और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्स वगैरह होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो भी होते हैं, उनमें जाके ये क्लॉग कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, लंग्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ब्लॉक कर देता है। क्या ब्लॉक करता है, म्यूकस। म्यूकस नॉर्मली भी मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी नेचर क्या होती है, ज्यादा वो थिक हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। तो इस तरह का म्यूकस क्या